और इन टर्म्स के बारे में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे सेंसस में दी हुई डेफिनेशन है। जैसे इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे एक डेफिनेशन आती है सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कैसे 1000 जो पॉपुलेशन है जिसमें मेल को हम काउंट करते हैं बेस के रूप में, 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो। इंडिया में यही डेफिनेशन चलती है। इंडिया का सेक्स रेशियो का जो डाटा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अप डाउन्स काफ़ी ज़्यादा होते रहे हैं। और ये 2011 का सेंसस हमें 1901 से 2011 तक सेंसस के बारे में बताता है कि क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या पॉजिटिव रहा है, क्या नेगेटिव रहा है। जैसे 1901 जब हम ब्रिटिश एरा में थे उस टाइम आप देखेंगे तो 972 के आसपास था, लेकिन जैसे जैसे आप 2011 की तरफ बढ़ेंगे तो वो देखेंगे 943, मतलब इसमें नेगेटिव रूप से एक तरीके से हुआ है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ इंक्रीज कहाँ से हुआ? तो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ 1971 से। 1971 से थोड़ा सा पॉजिटिव ये देखेंगे कि 4 नंबर, फिर उसके बाद बीच में फिर दोबारा से नेगेटिव होने लगा। ये एक तरीके से दिखाता है इंडियन सोसाइटी की मैट्रियार्की सोच को ना लेकर पैट्रियार्की को। मैट्रियार्की का मतलब क्या होता है? जिसमें फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो, मदर डोमिनेटेड सोसाइटी हो। और पैट्रियार्की मतलब पेरेंट्स में जिसमें सन को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती हो, उसी को हम पैट्रियार्की सोसाइटी कहते हैं। इसी वजह से इंडिया का सेक्स रेशियो सबसे खराब है। और अगर इसमें बात करें स्टेट की, तो स्टेट वाइज आप देखेंगे हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे खराब है। ये आप देखेंगे, ये मैप है जो 2011 के सेंसस से ही हमने लिया है, और ये एनसीईआरटी की बुक में भी आपको दिया है। तो इस मैप में अलग अलग तरीके से जोन बताए गए हैं कि कहाँ पर इंडिया में सेक्स रेशियो ज़्यादा खराब है, कहाँ पर इंडिया में सेक्स रेशियो अच्छी है। तो आप इस मैप में अगर देखेंगे 1951 से प्लस, जो आपको थोड़ा सा पिंक पिंक देख रहा है, एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, साथ में असम है, वहाँ पे अच्छी चीज़ें, साथ में केरल में भी अच्छा है, साथ में छत्तीसगढ़ में भी अच्छा रेशियो है। लेकिन वहीं जब आप हरियाणा या दिल्ली एनसीआर के आसपास यूपी इस वाले एरिया में आते हैं तो उनका थोड़ा सा खराब है। उनको आप देखेंगे तो 901 से 925, मतलब 900 से थोड़ा सा आसपास, बस इसके आसपास है। इसकी वजह से वहाँ पर गैप काफ़ी ज़्यादा है सेक्स के बीच, और इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम भी होती है, सोशल प्रॉब्लम, चाहे रेप हो या फिर क्राइम हो वुमेन के खिलाफ, वो भी आपको ज़्यादा दिखते हैं। तो इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ता है। और सबसे बैड परफॉर्मेंस जिसकी है वो है हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा। इसी के चलते हमारे पीएम ने हरियाणा से एक स्कीम लॉन्च की, हरियाणा का एक एरिया जहाँ पानीपत, वहीं से एक स्कीम लॉन्च की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये किससे रिलेटेड है? एक तरीके से इसका मेन पर्पज है इंडिया में जो सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रही है उसको इम्प्रूव करना। और उसी को आप लोग अलग अलग जगह देखते होंगे, चाहे आपने कोई बाइक देखी हो या कोई आपने ट्रक देखा हो, उसके पीछे भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सरकार इसको एक पब्लिक मूवमेंट बनाना चाहती है। और सरकार ने इसके लिए क्या किया है कि भाई अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोगों को बेटी के जो पढ़ाने का एजुकेशन का खर्चा है या फिर उस पर जो एक्सपेंस करना है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट खुलवा देते हैं, और उस अकाउंट का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। कन्या शुभ का संकेत है, ना कि नेगेटिव चीज का। इसलिए सरकार बोलती है कि आधा पैसा फैमिली वाले दें, उसमें आधा पैसा सरकार जोड़ेगी। अगर 10,000 फैमिली डिपॉजिट करती है तो 10,000 सरकार डिपॉजिट करेगी। और फिर 12th क्लास या 10th के बाद जब भी वो महिला चाहती है या गर्ल्स चाहती है तो वो उसमें अपना पैसा ऐड ऑन कर सकती है, या अपने पैसे को निकाल सकती है अपनी एजुकेशन के लिए। और अगर हम बात करें कि भाई और कहाँ कहाँ पे खराब है, तो आप देखेंगे उससे भी नीचे और ज़्यादा खराब है, जहाँ 876 से भी नीचे है उसमें आप देखेंगे राजस्थान भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, इनका नाम है, साथ में जम्मू कश्मीर वाला एरिया भी, इनका भी इंक्लूड होता है। तो इंडिया सेक्स रेशियो के मामले में थोड़ा सा नेगेटिव हमारी सोसाइटी है, जिसमें बेटा प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा दी जाती है, मतलब बेटे को प्रेफरेंस दी जाती है। जो आप लोग खिलौनों में भी देखते होंगे कि एक मेल को खिलौने में ज़्यादातर है बंदूक मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, फीमेल को खासकर डोमेस्टिक एक डॉल मिलेगी, कुछ खाने पीने वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसमें देती, वही सारी चीज़ें हमारी डाटा में दिखाई देती हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक आता है लिटरेसी, कि हमारी सोसाइटी में लिटरेसी लेवल कितना है। इस पर भी
2011 का सेंसस हमें बहुत सारी बात बताती है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश में लिटरेट कौन है, किसको हम मानेंगे कि वो लिटरेट है, किसको मानेंगे हम इलिटरेट है, वो कैसे डिसाइड होता है। तो उसके लिए हमारे सेंसस में एक डेफिनेशन है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो 7 या उससे ज़्यादा का हो, उसकी एज 7 हो या 7 से ज़्यादा हो, अगर वो रीड करना, किसी लैंग्वेज को रीड करना जानता है, साथ में उसे लिखना जानता है, तो वही क्या है, लिटरेट है। लिटरेट के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बस उससे सिंपल बात ये पूछी जाती है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई क्या आप इस भाषा को पढ़ सकते हो या इस भाषा से आप लिख सकते हो, आप साइन कर सकते हो या नहीं। उसी के बेस पर डिसाइड हो जाता है कौन लिटरेट है और कौन नहीं। ये इंडिया में ऑफिशियल डेफिनेशन है। इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है एज कितनी है, तो 7 या 7 से ज़्यादा, ये हमारी एज है। साथ में उसमें बोला गया कि भाई रीड ही कर पाए, साथ में लिख भी पाए, राइट, दोनों चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। इंडिया में सबसे अच्छी अगर हम बात करें एजुकेशन या लिटरेसी रेट, तो वो है केरला। केरला में ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ की ने बहुत अच्छा काम किया, साथ ही में सोसाइटी ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि उन्होंने अपने पॉलिटिशियनों से डिमांड की कि हम लोगों को एजुकेशन चाहिए। इसकी वजह से एजुकेशन का लेवल काफ़ी अच्छा रहा। जब हम लोग अंग्रेजों के टाइम थे तो अंग्रेजों ने हमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया। जब हम लोगों को फ्रीडम मिली तो हमारे देश में इतनी ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं थी, सिर्फ ओनली 18.3% लोग लिटरेट थे। लेकिन आज के इंडिया की बात करें तो अप्रोक्स 73% पॉपुलेशन इंडिया की क्या है, लिटरेट है। मतलब हमने प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी भी प्रोग्रेस करना जारी है, क्योंकि इस लिटरेसी में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मेल और फीमेल के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप है, साथ में रूरल और अर्बन के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये जो गैप है रूरल और अर्बन के बीच, साथ में मेल फीमेल के बीच, यही एक तरीके से इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमिक रिसोर्स पर, साथ में हमारी सोशल प्रॉब्लम पर। इसी वजह से हमारे समाज में कुछ क्राइम भी होते हैं, इसको भी हमें दूर करने की जरूरत है। अगर हम बात करें मेल की, लगभग 80% जो मेल हैं वो इंडिया में लिटरेट हैं, लेकिन वुमेन की बात अगर आप करेंगे तो अभी वो 65% के आसपास है। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 15 का डिफरेंस है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि वुमेन का जो रोल है वो इंडिया में 50% आबादी का है, तो इतना गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने प्रोग्रेस की है, धीरे धीरे हम लोग इस गैप को कम करते जा रहे हैं। शुरुआत में आप देखेंगे 1951 में तो ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा था, 1971 में और थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेल को प्रेफरेंस मिलती है एजुकेशन में। अगर किसी फैमिली के पास रिसोर्स कम हो तो पहले बेटे को पढ़ाया जाता है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। लेकिन सरकार ने जब से स्कीम चलाई और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के थ्रू एक फंडामेंटल राइट बना, तो कम से कम 6 to 14 ईयर वाले जो बच्चे थे वो इलिटरेट नहीं रहे, उनको इतना ज़्यादा मौका मिला कि वो पढ़ सकें और अपनी बातें रख सकें और चीज़ों को समझ सकें, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर साथ में सरकार ने उसी से अटैचमेंट एक मिड डे मील कर दी, उससे भी हम लोगों को फ़ायदा हुआ। तो ये अगली बात करता है कि भाई रूरल और अर्बन के बीच डिफरेंस क्या है। तो भाई हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर हम देखें, मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी इंडिया की कहाँ पर रहती है, गांव में रहती है। लगभग अप्रोक्स अगर बात करेंगे 68.8%, या आप कह सकते हो 68% के आसपास या 69% के आसपास पॉपुलेशन हमारी गांव में रहती है। विलेज लेवल की इकोनॉमी आज भी इंडिया है, और लगभग 31 के आसपास जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं। और हम सबको पता है कि रूरल और अर्बन एरिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, चाहे टेक्नोलॉजी के लेवल पे हो, चाहे एजुकेशन के लेवल पे हो, चाहे हेल्थ के लेवल पे हो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर एक आप लोगों को दिखता है। तो ये डिफरेंस जो हमारे देश के अंदर है कि भाई कौन रूरल कौन अर्बन, वो पता चलता है उनके ऑक्यूपेशन के बेस पर। जैसे रूरल की एक खास बात होगी, वहाँ पर जो मेन ऑक्यूपेशन होगा वो एग्रीकल्चर होगा, ज़्यादातर लोग फार्मिंग कर रहे होंगे, साथ ही में या तो वो एनिमल हस्बेंड्रिंग कर रहे होंगे, उनके पास कुछ कैटल होंगे, साथ में यहाँ की एजुकेशन लेवल है वो भी कम होगा। हमारे देश में अगर बात की जाए कि अर्बन एरिया कौन सा है, तो उसमें सिंपल बोला जाता है कि 75% जो मेल हैं और वो वर्किंग एज में अगर हैं और उनके पास कोई जॉब है तो वो अर्बन एरिया कहलाता है। और वहीं रूरल एरिया में ज़्यादातर जो मेल हैं वो एक तरीके से एग्रीकल्चर, क्योंकि पैट्रियार्की सोसाइटी इसलिए मेल को काउंट किया जाता है, उसी के बेस पे सारी इंडिया में डिवीज़न है। लेकिन अभी भी इंडिया में ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारे सामने एक चैलेंजेस आया,
कैसे अपनी पॉपुलेशन को मैनेज करें, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। आज भी हम बोलते हैं कि हम लोग 140 करोड़ हैं, लेकिन क्या इस पॉपुलेशन के जो नीड हैं उनको हम पूरे करने में सक्षम हैं या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठता है। तो उसी के लिए हमारी सरकार ने पहली बार एक पॉलिसी चलाई फैमिली प्लानिंग के लिए, और वो पॉलिसी 1952 में चली। कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को मैनेज करें, उनको अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी हेल्थ दें, साथ ही अपने देश को भी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाएं, और अपने देश को जो लीस्ट डेवलप कंट्री के रूप में आज़ाद हुआ था, कैसे डेवलपिंग नेशन फिर उसके बाद डेवलप नेशन की तरफ ले जाएं। यही स्टेप आपको दिखता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। मोदी गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी चलाई, कैसे हम देश के अंदर एक तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं। और फिर कोविड के बाद इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा कि भाई हमारे पास ना ऑक्सीजन है, हमारे लोग मर रहे हैं, तो कैसा हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या हम अपने लोगों को वो ऑक्सीजन या वो रिसोर्स दे पा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। उस चीज़ को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की। उसमें बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे सरकार बोलती है हम अपने जीडीपी का लगभग 2.5% खर्च करेंगे किस पर, हेल्थ पर। अभी इंडिया कितना करता है, 1.5 के आसपास इंडिया करता है। तो इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, साथ में हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं होगी, हमारे पास वेंटिलेटर की कमी नहीं होगी, जो कोविड के टाइम हम लोगों ने देखा था। तो ये सारी चीज़ें अगर कमी नहीं होगी तो हम बहुत सारे अपने ह्यूमन रिसोर्स की जो लाइफ है उसको बचा पाएंगे, और वो प्रोडक्टिव होकर हमारी इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज में होती हैं, और साथ में सरकार ने धीरे धीरे बोला है कैसे हम एलिमिनेट करें, चाहे वो HIV एड्स की बात हो उसको एलिमिनेट करें, चाहे हमारे देश में इंश्योरेंस की बात हो। इंश्योरेंस एक सबसे अच्छा तरीका होता है, और ये आपकी फैमिली को सिक्योर करता है। तो सरकार चाहती है ज़्यादातर लोग हमारे देश में इंश्योरेंस लेके चलें, लेकिन बहुत सारे लोग गरीब हैं, वो बोलते हैं हमारे पास पेमेंट ही नहीं है, मंथली पेमेंट कैसे करें। उनके लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना एक तरीके से इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें क्या है, जो भी गरीब लोग हैं, BPL वाले हैं, या सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके लिए सरकार ने 5 लाख का बीमा, 5 लाख का इंश्योरेंस उन्हें मिलेगा। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर सबको है, बिलो पॉवर्टी लाइन ऐसा कोई कैटेगरी नहीं रखी है, बोले कोई भी ले सकता है 5 लाख तक का बीमा अपनी फैमिली के लिए। तो उनको कोई भी डिजीज़ होगी, कम से कम फैमिली पॉवर्टी में नहीं जाएगी, बिलो पॉवर्टी लाइन में। अगर किसी फैमिली में एक ही कमाने वाला है, और वही सोचो अगर बिलो पॉवर्टी लाइन में चला जाए तो फैमिली का क्या होगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फैमिली को होगी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। उस चीज़ को कम करने के लिए सरकार ये करती है। साथ में WHO ने एड्स को कम करने के लिए एक और प्लान बनाया था कि 2025 तक हम लोग एड्स को काफ़ी कम कर देंगे। उसमें भी इंडिया एक पार्टनर है, और उस कैंपेन का नाम है 90-90-90। ये आप करंट अफेयर में भी देखेंगे। मतलब पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है उन 90% लोगों को जिनको एड्स की प्रॉब्लम है। एड्स का मतलब क्या होता है, जब आपकी बॉडी में जो सेल हैं वो आपके आसपास जो भी अटैक हुआ बॉडी पर, मान लीजिए आपको थोड़ा सा हल्का सा घाव लगा, आप गिर गए, और चोट लगने के बाद अगर आपका घाव ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब हो सकता है आपको एड्स की कोई प्रॉब्लम हो। मतलब घाव ठीक होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और आपकी जो बॉडी है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी डेथ की तरफ जाने लग जाती है। इसके लिए WHO ने ये चलाया, और इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है, खासकर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो उसके लिए WHO ने कैंपल कराया। पहली बात, 90% लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जिनको ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, उन 90% लोगों में से 90 को हम लोग हेल्थ फैसिलिटी देंगे, और तीसरी बात, उन 90 में से 90 को हम और ज़्यादा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक कर देंगे। इससे क्या है, धीरे 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 2025 तक एड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए एक सबसे बड़े खतरों में से एक है। तो ये हमारी सरकार एक तरीके से करना चाहती है कि कैसे हम अपने लोगों को एक सही से गाइडेंस दे सकें, सारी चीज़ें कर सकें जैसा होने चाहिए। तो ये जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए कि भाई कौन कौन सी टर्म है, उससे पहले भी हम लोगों ने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में जाना। ये सब हमारे एक चैप्टर का पार्ट थे। इससे अगला चैप्टर जो हमारे उसमें आता है वो आता है सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज। ये नेक्स्ट चैप्टर है कि कैसे हमारे देश में सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो काम करती है और कैसे उसमें चेंज हुआ है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक तरीके से देख